नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव से शुरू हुई हिंसा का असर अभी तक बना हुआ है। कई क्षेत्रों में तनाव के चलते धारा 144 लागू है। वहीं भाजपा ने इस हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इसकी जांच एनआईए से कराने की मांग की है। बता दें कि इस हिंसा में अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक पहलू ऐसा रहा जिसने सभी का ध्यान खींचा और सोचने पर मजबूर कर दिया। वो है इस हिंसा को अंजाम देने के लिए प्रयोग में लाए गए नाबालिग बच्चे। आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें एक समुदाय विशेष के छोटे छोटे बच्चे डंडे पत्थरों का इस्तेमाल कर हिंसक भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। डंडे के साथ भीड़ में शामिल यह नाबालिग भागते हुए हिंदुओं पर डंडा चला रहा है और वह पूरी तरह से एक दंगाई की तरह व्यवहार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस हिंसक भीड़ में सिर्फ यही एक नाबालिग है या सिर्फ हुगली के इस घटनाक्रम में ऐसा हुआ है, बल्कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें हिंसा करते हुए नाबालिगों को देखा जा सकता है। हिंसा में नाबालिगों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए राष्ट्रीय बाल आयोग के चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो ने इसका संज्ञान लेते हुए हावड़ा के पुलिस कमिश्नर को नोटिस भी जारी किया। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा क्या पहली बार हो रहा है? उत्तर है नहीं। हिंसा के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल पहली बार नहीं है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा में कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे। पिछले वर्ष पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर हावड़ा में हुए प्रदर्शनों में बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। प्रदर्शन में पहले पथराव हुआ और फिर पुलिस वाहनों समेत सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा दी गई। मुस्लिम बहुल मोमिनपुर हो या हावड़ा या फिर पश्चिम बंगाल में अन्य कोई इलाका, पिछले कई वर्षों में दंगों के दौरान नाबालिगों का उपयोग देखा गया है। शायद यह अब प्रयोग से आगे निकलकर एक पैटर्न बन चुका है। प्रश्न यही है कि इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में हुए तमाम भयानक अपराधों में एक अपराध बहुत चर्चित रहा और वो था निर्भया का बलात्कार। इस अपराध के दोषियों में एक नाबालिग भी था। उसे कैसा दंड दिया जाए इसे लेकर सार्वजनिक तौर पर बहस भी हुई। अधिकतर सुझाव यह थे कि वह केवल कुछ ही महीनों में बालिग हो जाता, इसलिए जिस तरह का अपराध उसने किया है उसे देखते हुए उसे वयस्क ही माना जाए। खैर, ऐसा हो न सका और बाद में यह पता चला कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल सुधार गृह से छूटने पर उसे 10,000 रुपये और सिलाई मशीन देकर अनुगृहित किया था। यह घटना अपराध के लिए नाबालिगों के इस्तेमाल को लेकर अपराध में लिप्त लोगों के लिए एक आई ओपनर की तरह था। ऐसे में दंगों में बच्चों के इस्तेमाल करने वाले जानते हैं कि पहले तो बच्चों के खिलाफ केस नहीं चलाया जाता और अगर मामला चलता भी है तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए बाल सुधार गृह ही भेजा जाएगा, यानी कानूनी कार्रवाई के तरीके से भी उनके लिए कोई खतरा नहीं है। इस हिसाब से तो बहुसंख्यक समाज के नाबालिग भी हिंसा में हिस्सा ले सकते थे, तो क्या वे यह नियम नहीं जानते? नाबालिगों को अपराध के लिए इस्तेमाल करने के पीछे और क्या कारण हो सकते हैं? इसका संभावित उत्तर शायद अशिक्षा और कट्टरता में है। शिक्षा की कमी और कट्टरवाद के कारण इन नाबालिगों के परिजन भी इन्हें हिंसा में शामिल होने से नहीं रोकते। शायद वे न केवल पश्चिम बंगाल की बदलती डेमोग्राफी और उससे उपज रहे राजनीतिक परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं, बल्कि उसके फायदे भी देख रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री का कुछ खास क्षेत्रों को मुस्लिम एरिया घोषित करना शायद इस मामले को आगे बढ़ाने में मददगार ही सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री के इस बयान को आगे रखते हुए शायद आरटीआई के जरिए यह जानना आवश्यक हो चला है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम इलाकों की संख्या कितनी है। तुष्टीकरण की राजनीति एक राज्य को किस दिशा में ले जा सकती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल रहा है। यह सब देखकर मुख्यमंत्री द्वारा कही गई वह कहावत याद आती है, जे गोरु दूध दे तार लाती खेते हुए, अर्थात जो गाय दूध देती है उसकी लात खानी पड़ती है। अब प्रश्न यह है कि लात मारने वाली यह मर कही गाय मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को कौन सा दूध देती है जो नशे का कारण बनता है।